गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं तटस्थ आवक्र विश्लेषण के अंतर्गत मांग वक्र के निर्माण की। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो भोक्ता के संतुलन की जो शर्तें हैं वो किस तरीके से पूरी होने पे ही संतुलन बैठता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसकी कौन कौन सी शर्तें थी उनके बारे में डिस्कस किया, और उसका जो अगला जो पार्ट है वो है मांग वक्र का निर्माण। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे मांग वक्र के निर्माण की। तटस्थ आवक्र विश्लेषण के अंतर्गत मांग वक्र का निर्माण भी किया जा सकता है। हम जानते हैं कि मांग वक्र के अंतर्गत है जो कि अलग अलग कीमतों में अलग अलग वस्तुओं की जो मांग है वो मांगी जाती है। उसी प्रकार से तटस्थ आवक्र विश्लेषण के अंतर्गत ही भी जो कीमत भोग वक्र होता है उसके अंदर भी हम क्या देखते हैं, विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांगों को देखते हैं। तो जिस प्रकार मांग वक्र के अंतर्गत या मांग विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न कीमतों पर अलग अलग मात्राएं मांगी जाती है, उसी प्रकार से तटस्थ आवक्र विश्लेषण के अंतर्गत जो कीमत भोग वक्र होता है उसके अंदर भी विभिन्न कीमतों पर अलग अलग मांगी जाने वाली मात्राएं भी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से दोनों के अंतर्गत जो क्या है बहुत ही कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानता है। इस वजह से जो कीमत भोग वक्र है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मांग वक्र का निर्माण कर सकते हैं। तो कीमत भोग वक्र की सहायता से किस तरीके से मांग वक्र का निर्माण करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निर्माण। तो हम कीमत भोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निर्माण करेंगे। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो मान्यताएं की बात करें तो सबसे पहले इसकी मान्यता है वो है उपभोक्ता की आय स्थिर रहे। दूसरी जो इसकी मान्यता है वो है दोनों वस्तुओं में Y वस्तु की कीमत स्थिर रहे। तो जब दोनों वस्तुओं की बात करते हैं तो उनमें से किसी एक वस्तु की कीमत को हमें क्या करना है, स्थिर करना है। तो इसमें हमने किसको मानना है, Y वस्तु की कीमतों को हम स्थिर मानते हैं। तो ये इसकी मुख्य मान्यता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इसमें एक वस्तु महंगी होती है, एक सस्ती होती है, लेकिन यहाँ इसमें कोई अपने को वो नहीं बताना है कि कौन सी वस्तु महंगी होती है और कौन सी वस्तु सस्ती होती है। तो अब हम बात करेंगे कि एक डायग्राम के द्वारा इसको किस तरीके से शो किया जाता है, और डायग्राम में हम बताएंगे कि मांग वक्र का निर्माण है जो किस तरीके से होगा कीमत भोग वक्र की सहायता से। तो हम बात करते हैं मांग वक्र के निर्माण से संबंधित डायग्राम की। तो हमने बेसिक इसका जो जान लिया है कि तटस्थ आवक्र विश्लेषण में भोक्ता का संतुलन भी कैसे होता है और मांग वक्र का निर्माण भी कैसे करना है हमें। तो अब हम डायग्राम पे ही चलते हैं सीधा। तो सबसे पहले खींचेंगे OX OY, सबसे पहले मैं OX और OY खींचे, दोनों एक्सिस हमने खींच लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, इधर Y गुड्स और इधर लिखेंगे X गुड्स। एक साइड में X गुड्स और एक साइड में Y गुड्स। अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें कीमत उपभोग वक्र बनाना है, ठीक है। और कीमत उपभोग वक्र के भी हमने वस्तुओं के हिसाब से 5 प्रकार देखे थे। तो हम सबसे पहले तो प्राइस लाइन खींचते हैं, और एक ही जगह से खींच रहे हैं क्योंकि X वस्तु की कीमतों में ही परिवर्तन हो रहा है,
वही वस्तु की कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन हमने नहीं माना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम इस तरीके से इसको बना रहे हैं, खींच रहे हैं। तो हमने 3 रेखाएं खींची है। ये है मूल्य रेखाएं, इसका नाम देंगे हम ए से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं AB, AB1 और AB2। तो ये 3 मूल्य रेखाएं हैं। तटस्थ अवक्र बनाएंगे। किस तरीके के तटस्थ अवक्र बनाएंगे हम? हमें तटस्थ अवक्र के अंतर्गत आपने लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि हमने तटस्थ अवक्र विश्लेषण के अंतर्गत जो कीमत जो उपभोग वक्र है तो वो हमने किस तरीके का बनाया था? हमने इस तरीके का बनाया था। ये 5 PCC 1, 2, 3, 4 और 5 हमें कैसा बनाना है? इस तरीके का बनाना है, ठीक है। यहाँ से बाएं से दाएं और नीचे से गिरता हुआ। और कैसे बनेगा आज आप ये देखोगे कि बाएं से दाएं और गिरता हुआ वक्र है जो कीमत उपभोग वक्र किस तरीके से बनेगा। तो इसमें हम सबसे पहले तटस्थ वक्र बनाएंगे। तो सबसे पहले एक तटस्थ वक्र यहाँ, अगला इससे नीचे मिलाएंगे, अगला उससे भी नीचे मिलाएंगे ताकि इनको मिलाएं तो बाएं से दाएं और गिरता हुआ वक्र हमें दिखाई दे। पहला यहाँ, दूसरा हम यहाँ टच कराते हैं, तीसरा इससे भी कहीं नीचे यहाँ टच करवा देते हैं, तीसरा इस तरीके से हम इसको स्पर्श कराते हुए निकालेंगे। काटना नहीं है हमें, केवल स्पर्श ही कराना है। IC, इसका नाम देंगे IC1, IC2, IC देंगे इसको 3। ये IC वक्र है जो थोड़ा सा हमें इधर करना है क्योंकि ये लाइनें थोड़ा सा इसमें गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो गैप थोड़ा सा क्या है, ठीक दिखे। अब इसमें गैप है जो ठीक दिखाई दे रहा है। B, एक यहाँ और दूसरा हम यहाँ टच करवाएंगे इसको। IC1, IC2, IC3 3 हमने डायग्राम बना लिए हैं और तीनों ही मूल्य रेखाओं को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। आप जानते हुए कि जहां मूल्य रेखाएं तटस्थ रेखाओं को स्पर्श करती है, मूल्य रेखाएं AB बाएं से दाएं ओर गिर रही है और ये जो हमारी लाइन है वो क्या है? तटस्थ रेखाएं हैं, ठीक है। जहां स्पर्श करती है वहां क्या होता है आप जानते हैं, संतुलन स्थापित होता है। तो इसको मैं नाम दूंगा L, इसको नाम देंगे M, इसको नाम देंगे N। 3 हमारे ये संतुलन है जहां वस्तु की कीमतों को दर्शाया जाएगा। सबसे पहले दोनों साइड में मिलाने से पहले हम क्या करेंगे, इन सभी संतुलन बिंदुओं को मिला लेते हैं ताकि जो PCC वक्र बना दें। ये हमारा PCC वक्र है। सभी संतुलन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बन रहा है इसको नाम देंगे हम PCC। सबसे पहले इन LMN बिंदुओं को मिलाएंगे, इसको कहेंगे PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व, कीमत उपभोग वक्र। ये इस बाएं से दाएं ओर गिरता हुआ है क्योंकि मांग वक्र भी बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है, इसलिए हम इसको बाएं से दाएं ओर गिरता हुआ बनाएंगे। यदि हमें ऊपर की ओर बढ़ता बनाना तो हम इस तरीके से इनको कहीं स्पर्श कराते और इस तरीके से टच कराते तो फिर ये ऊपर की ओर बढ़ जाता। तो इसलिए हमें इसको इसी तरीके से बनाना है कि ये बाएं से दाएं ओर गिरता हुआ नजर आए। तो ये बन गया PCC। अब हम दोनों साइड मिला देते हैं, जैसे L को इसको मिला, इसी प्रकार से इसको भी। दोनों साइड में सभी को मिला दिया है तो सारी चीजें हो चुकी है। इधर दोनों साइड में इनकी मात्राओं को लिख देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं S1, S2,
इसको करते हैं R1 और R2। ये नॉर्मली संतुलन है जहां दोनों वस्तुओं की अलग अलग मात्राएं दिखाई जा रही है। वस्तु इधर तो कुछ नहीं है, इधर कीमत के तरीके से माना जाएगा इसको, लेकिन जैसे जैसे कहने का मतलब कीमत इस वस्तु की घटती है तो इसकी मांग हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि अभी इधर प्राइस के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इस वस्तु की कीमत में हमने चेंज किया नहीं है, केवल इसकी एक्स वस्तु की कीमत में हमने चेंज माना है। तो क्या हो रहा है इसमें कि जैसे इस सपोज कीजिए अभी एल पर संतुलन है, ठीक है, जहाँ OR मात्रा ली जा रही है, ठीक है, लेकिन जैसे इस वस्तु की कीमत कम होती है, ठीक है, S1 पे लाते हैं, ठीक है, नया यहाँ दिखा है, तो उस कंडीशन में OR1 मात्रा ली जा रही है, और कम हो जाएगी कीमत तो OR2 मात्रा ली जाएगी। तो इस तरीके से इधर ये S1 है जो कीमत के रूप में इसको शो किया गया है। अब हम क्या करते हैं, 3 और इन्हीं संतुलन बिंदुओं को आधार मानते हुए 3 बिंदु और बनाते हैं। अब मांग वक्र का निर्माण के लिए हम क्या करें, इतने बनाने के बाद में हम कहेंगे हम 3 बिंदु और लेते हैं जो इन्हीं आधार पे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं R1 जैसे इसको लिया है, इस पे लूँगा ऐसे एक पॉइंट, अगला इससे थोड़ा सा नीचे लेना है हमें, अगला उससे भी थोड़ा सा नीचे लेना है। इस तरीके से हम 3 बिंदु और लेते हैं जिसको हम नाम देंगे L1, M1, ऊपर वाला का जो 1 नाम देंगे M1 और N1। 3 बिंदु हमने और लिए हैं, ठीक है। ये बिंदु एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के सूचक है, ठीक है। ये माना कि एक एक इकाई और बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में हम तीनों बिंदुओं को इधर मिलाते हैं नीचे की ओर, इसके पैरेलल में जो ऊपर से रेखा आ रही है, मूल्य रेखा इसी के पैरेलल में इसके बराबर इस तरीके से हम खींचेंगे। और इस तरीके से हम इसको भी खींचेंगे, इसको नाम देंगे N1 M1। अब ये क्या है, एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के सूचक है। ये माना कि एक इकाई और बढ़ गई है, तो यहाँ हम नाम दे रहे हैं Q1 और Q2। हम इस तरीके से 3 नाम और ले लेंगे इन्हीं आधार, जिनको हमने 3 बिंदुओं को और माना है आधार के रूप में। अब क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है। तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से हम मिलाते हैं। इस प्रकार से जो ये वक्र बना है इसको हम क्या कहते हैं, मांग वक्र। ये परंपरागत मांग वक्र है, इसको हम नाम देंगे DD। और इस मांग वक्र पे आप देखेंगे यदि पूछा जाए तो क्या कीमतें हैं, तो कीमतें हम इस साइड में दिखाकर यही कीमतें दें। यदि ये माना कि इसकी कीमत इतनी है, ठीक है, इसका कीमतों का नाम L1 नाम देते हैं इसका। L1 इसकी कीमत पे OQ मात्रा मिल रही है, और जैसे ही M1 और कीमत कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ तो संतुलन नाम दिया था हमने, कीमत अब यहीं दर्शाएंगे इनको। जैसे ही कीमत और कम हो जाएगी, M1 हो जाती है तो इसकी मात्रा OQ1 और ज़्यादा खरीदी जाती है, और कीमत N1 हो जाती है तो इसकी मात्रा और भी ज़्यादा खरीदी जाएगी। तो इस तरीके से, और का मतलब यहाँ OQ2 मात्रा। तो जैसे जैसे कीमत घटेगी तो इसकी मात्रा क्या खरीदी जाएगी, और अधिक। यदि तो इस प्रकार हम मांग वक्र का निर्माण है जो कर सकते हैं कीमत भोग वक्र की सहायता से। अब हम बात करते हैं कि इसको डिस्क्राइब किस तरीके से करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखना है OX पे क्या लिखा है, OY पे क्या लिखा है। तो हमने लिख रखा है OX पे X गुड्स और OY पे Y गुड्स को हमने शो किया है। इसके बाद में लिखेंगे कि AB क्या है, AB1 और AB2 कहेंगे मूल्य रेखाएं हैं जो समांतर गिर रही, एक ही जगह से गिर रही है। फिर कहेंगे IC क्या है, IC1 IC2, तो कहेंगे तटस्थ रेखाएं हैं जो बाईं से दाएं गिरती हुई है, ठीक है। फिर बताएंगे L M और N क्या है, तो ये कहेंगे ये संतुलन को शो किया गया है, जहां दोनों वो इधर इसकी कीमतों को शो किया गया, इधर इनकी मात्राओं को शो किया गया। जहां क्या क्या है, L संतुलन बताता है कि OS कीमत पर OR मात्रा है, ठीक है, OS प्लस OR मात्रा को दर्शाया गया है। इधर OS1 और OR1, इधर OS2 प्लस OR2 मात्रा को है जो दर्शाया गया है। तो इस तरीके से इधर कीमतों को, इधर मात्रा को दर्शाया है हमने। आगे हम बात करते हैं कि ये
LM1 ये LMN है जो बने कैसे, तो कहेंगे जहां तटस्थ रेखा है मूल्य रेखाओं को स्पर्श करती है वहां LMN है जो संतुलन बिंदुओं को दर्शाया गया है, जहां दोनों वस्तुओं की इधर S साइड में यानी y एक्स पे कीमत को दर्शाया गया है, सॉरी इस वस्तु की कीमत है x वस्तु की कीमत को y साइड में दिखाया गया और x साइड में इसकी मात्राओं को दर्शाया गया है। तो जैसे जैसे कीमत घटती है तो मात्रा इसकी मांग है जो बढ़ती है, क्योंकि मांग का नियम ही है, ठीक है, क्योंकि विपरीत संबंध होता है कीमत और मांग के मध्य। फिर हम कहेंगे इन्हीं जो बिंदु है जो इनको आधार मानते हुए हमने क्या है जो और ये 3 बिंदु और बनाए इनको मिला देते हैं तो ये मांग वक्र बन जाता है। तो मांग वक्र के लिए किस तरीके से लिखेंगे हमने नए बिंदु लिए हैं L1 M1 और N1, कहेंगे ये कीमतों को दर्शाया गया है, ठीक है, जो कि एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के सूचक है, जहां मात्रा मिल रही है Q, Q1 और Q2 के रूप में, ठीक है, ये कीमतें को दर्शाए और जहां मात्रा मिल रही है Q1 और Q2 जो एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के सूचक, इनको हमने क्या है माना है। अब क्या करना है कि इन LMN तीनों जो बिंदुओं को जो 1 वाले हैं इनको मिलाते हैं तो जो एक वक्र की आकृति आ रही है वो क्या है मांग वक्र है, जो कि क्या कहते हैं इसको परंपरागत मांग वक्र है ना। तो ये क्या है, इसको कहेंगे ये मात्राएं हैं और कहेंगे इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बना है वो क्या है DD मांग वक्र है, ठीक है। LMN बिंदुओं को मिलाने से जो बना वक्र है वो क्या है मांग वक्र है, जो कि एक परंपरागत मांग वक्र। तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में बताना है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि हम जो कीमत भोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का है जो निर्माण कर सकते हैं। और इसकी जो बेसिक चीज़ें थी इनके बारे में हमने सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। थैंक यू।